दोस्तों नमस्कार। बहुत दिनों से मैं सहारा इंडिया पे कुछ वीडियो बनाने का इच्छा हो रहा था, उस पर मैं बोलना चाह रहा था। तो आज मौका मिला तो मैं इस पे बोल रहा हूँ कि सहारा इंडिया में बहुत सारे लोगों का पैसा जमा है और अमित शाह जी ने पोर्टल लॉन्च किया था और कहा था कि सबको 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। तो सबसे पहले तो ये समझ में नहीं आया कि 10 हज़ार रुपया जो मिलेंगे तो किस हिसाब से मिलेंगे। किसी का 1 लाख है, किसी का 2 लाख है, किसी का उससे भी ज़्यादा है। तो हमने भी अपना जीवन का सारा पूंजी सहारा इंडिया में इन्वेस्ट किया और जब इन्वेस्ट किया तो समय से पैसा मिलता था। कभी फिर से इच्छा होती थी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेटियों की शादी के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जमा किए और समय से पैसा सहारा इंडिया पेमेंट कर देती थी। उसके बाद सबसे ज़्यादा पैसा भी सहारा इंडिया देती थी और कंपनी 8 साल में दुगना करती थी, 9 साल में दुगना करती थी। सरकारी बैंक के 5 साल 4 महीना। तो लोग इस लोभ में भी पड़ के उसमें पैसा जमा करते थे। बहुत लोगों को मिला भी। हम लोगों को 2017, 18, 19 तक पैसा लगभग हम लोगों ने उसमें जमा किया और मिला भी। उसके बाद इस आशा से मैंने पैसा को फिर डिपॉजिट किया कि जब बच्चियाँ बड़ी होंगी तो शादी करेंगे, बच्चे पढ़ने वाले होंगे तो उससे पैसा निकलेगा। लेकिन आज जो ये पोर्टल लॉन्च करने के बाद उस सब को रद्द कर दिया गया। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जब मैं उस पोर्टल पे गया और उस पोर्टल पे जब मैं देखिए ये पोर्टल पे लिखा हुआ आ रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ कि जमाकर्ता द्वारा प्रदान किया गया विवरण सोसाइटी डाटाबेस सोसाइटी द्वारा प्रदान किया गया रिकॉर्ड नाम, सदस्यता, खाता संख्या आदि से मेल नहीं खाता है। जमा राशि 31 मार्च 23 के बाद परिपक्व हो गई है। तो ये तो सही है कि हो गई है। उसके बाद लिखते हैं उच्च मूल्य के दावे को संसाधित करने के लिए जमाकर्ता को जमा किए गए वर्षों से संबंधित आयकर रिटर्न, बैंक विवरण और सोसाइटी में जमा करने की प्रामाणिकता की स्थापना हेतु अन्य दस्तावेज अपलोड नहीं है। ठीक है, ये अपलोड नहीं है। हमें ये बताइए कि कोई भी रेडी चलाने वाला, चाय बेचने वाला, मेरे यहाँ भी एक चाय बेचने वाला इसी मार्केट में है, तो ये सब लोग का पैसा जमा कैसे हुआ। सबसे पहले तो ये नहीं देखना चाह रही है सरकार। कोई 50 रुपया डेली जमा करता था, कोई 20 रुपया जमा करता था, कोई 10 रुपया जमा करता था। आज से नहीं, लगभग 2010-9-10 से हम लोग जमा करते थे। और जब वो पैसा 1 लाख या 1.5 लाख या जब भी हो जाता था, मैं अगर 50 रुपया जमा किया तो 1500 रुपया महीने से हिसाब से उसको डिवाइड कर दीजिए 12 महीने में, कुछ मिनिमम सा इंटरेस्ट मिलता था। तो लोगों ने सोचा कि अच्छा खासा पैसा उसी के माध्यम से जमा हुआ है तो उसी में रख देते हैं, 5 साल 4 महीने में दुगना हो जाएगा। तो जो व्यक्ति 50 रुपया के हिसाब से जमा किया, फिर उसको 5 साल 4 महीने में दुगना हुआ, फिर उसको डिपॉजिट कर दिया। तो हमें ये बताए सरकार कि जो आदमी का पैसा 15,000, 20,000 या 1 लाख से बढ़ के 2 लाख हो गया या 3 लाख हुआ या 5 लाख हो गया, वो उस साल तो आयकर जमा करने के हिसाब से उसमें आता ही नहीं था, उस कानून के हिसाब से, क्योंकि वो तो स्वतंत्र था। उतने वाले पैसे वाले को तो आयकर रिटर्न जमा करना ही नहीं था। तो आज जो ये सरकार मांग रही है, ये कहाँ से जमा करेगा इंसान। और आज सबों का जमा पूंजी उसमें फंसा हुआ है। सरकार लॉलीपॉप दे रही है बिना कारण, ये बहाने। हम तो साफ ये आरोप भी लगाना चाहते हैं, मैं भाजपा का सदस्य भी हूँ और सक्रिय भी रहा हूँ, लेकिन ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि इसमें पूरा सोची साजिश भाजपा के नेताओं को तो नहीं कह सकते सबों को, लेकिन जो इसमें इन्वॉल्व हैं वो लोग इस पैसा को घोट जाना चाह रहे हैं या देने की मंशा नहीं रखते हैं। कोई दूसरा अन्य पार्टी भी इस चीज़ को लेकर सामने नहीं उठा रहा है। तो हम लोग तो साफ विरोध कर रहे हैं कि हम लोग उसको वोट ना देंगे, लेकिन देंगे भी। ना कोई कांग्रेस सामने आ रही है, ना कोई लोकल कोई पार्टियां सामने आ रही है। तो सबों का पैसा ऐसे ही डूबा हुआ है। हम लोगों का तो समझ लीजिए कि ऐसा एक आदमी हमें मिले जो अमर सिंह नाम के आदमी हैं, जो हम लोग टेक्निकल मैकेनिक हैं, वो भी मैकेनिक हैं, बहुत पुराने मैकेनिक हैं। वो जब मिले तो कहे कि हम अपने जीवन का जमा पूंजी
जो महीने कोई भी इंसान अगर 100 रुपया डेली के हिसाब से 3000 कमाता था तो चलिए 1500 जमा कर लिया महीने का। कोई 10,000 कमाया तो उस हिसाब से जमा कर लिया, तो ये आयकर क्या भरेगा? एक मज़दूर, एक मैकेनिक को क्या मज़दूर ही कह सकते हैं कि मज़दूरी करके और अपना धंधा चलाता था, अपना घर का पालन पोषण करता था और उसमें से जमा पूंजी जमा करते गए। वो जिस समय 90 से उन्होंने बताया कि मैं इसमें पैसा जमा किया जिस समय शायद सहारा आया था, और आज उनका पूरे ज़िंदगी का जमा पूंजी उसमें उन्होंने जमा कर लिया। एक दिन वो भेंट हुए तो वो कहे कि हमें तो इच्छा करता है कि आत्महत्या कर लो। तो सरकार जो ये कह रही है कि अपने लिए तो उसका कोई नियम कानून अपने पर लागू नहीं होता, पर आम जनता पर लागू होता है कि आयकर का दस्तावेज़ दो, ये दो, वो दो, बहुत सारा चीज़ उसमें जमा, मतलब दस्तावेज़ को हम लोगों को फाइल करने के लिए लगभग 1000 रुपया हम लोगों ने लगाया और फिर से जमा मतलब बताया जा रहा है। तो क्या पिछले जिस समय हम लोग आयकर रिटर्न भरने के दायरे में आज भी हम लोग नहीं आते, क्योंकि आज भी हम लोगों का महीने का इनकम 20,000 से 25,000 रुपया से कम ही आता है। उस हिसाब से तो आज भी हम लोग आयकर के दायरे में नहीं आते हैं। मैं भी बिजनेस करता हूँ तो इसमें मेरा जो संस्था है तो इसका जो है सो उद्योग आधार पे मैं चलाता हूँ। उतना मेरा टर्नओवर ही नहीं है जो मैं उसके दायरे में आऊँगा या मैं दूंगा सरकार को। तो ये सब जो है सो सोची समझी पूरी 100% साजिश है कि पैसे को घोट जाया जाए और आम जनता को लॉलीपॉप दिखाकर ऐसे ही रख लिया जाए। अगर सरकार इतना अगर देने के लिए एक्टिव होती तो कह सकती थी, जिस समय सहारा से जिंदा थे, अब तो वो नहीं है, उस समय भी कह सकती थी कि इनको यहीं पे रखा जाए और इनका सारा चीज़ बेचा जाए, जितना इनका संपत्ति है इनको बेच के, और सहारा अगर नहीं दे रही है तो हम ही दें। लेकिन ऐसा भी तो उन्होंने नहीं किया। अगर उस समय वो रहते तो उनका जितना संपत्ति था बेच के, जिसका जितना जितना था, अगर ठीक है हम आयकर के दायरे में आ गए हैं, मान लिया जाए कि मेरा 10 लाख हो गया या 15 लाख जमा पूंजी हो गया बढ़ के, तो आप उसमें से काट लीजिए ना। ये कहाँ कोई जनता कह रहा है कि नहीं काटने के लिए, आप काट लीजिए। अभी मैं बता रहा हूँ कि मेरा ये बहुत दिन पहले पल्स इंडिया चला था, उसमें भी मेरा 15,000 रुपया जमा था और उस समय ऐसे ही भरवाया गया सेबी के द्वारा, हम लोगों ने भरा। मेरे पास आज भी वो फॉर्म है, लेकिन आज तक वो पैसा मेरे बैंक में अकाउंट में नहीं आया। तो ये क्या है? सेबी को कैसे क्लीन चिट आप दे सकते हैं कि सेबी वाला साफ़ सुथरा है, जब वो भरवाया और भरे हुए लगभग हमें लग रहा है कि 5 साल से 4 साल के आसपास हो गया, लेकिन आज तक वो पैसा बैंक अकाउंट में नहीं आया। तो सेबी सरासर झूठ बोल रही है और सरकार के साथ मिली हुई है। ये आम जनता को क्या कहा जाए, अब शब्दों का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता, ये बनाने का प्रयास कर रही है सरकार, और इसमें पूरी 100% साजिश ये सरकार की है। और हर जगह जहाँ भी जाते हैं, मुजफ्फरपुर में भी आए थे तो सहारा इंडिया का जो विरोध करने वाले लोग गए थे, उन लोगों को वहाँ से भगा दिया गया था। तो ये सब कैसे कहा जा सकता है कि सरकार देने के पक्ष में है? आज भी अगर सरकार चाहे तो जितना सहारा इंडिया का संपत्ति है उसे बेचकर सहारा का पैसा वो दे सकती है, पर देने के मूड में हो तभी तो। बहुत जगह हम भी गए हैं, ऑफिस में गए, और मेरे को तो एजेंट कहा था कि भाग जाएगा तो आपको पैसा मैं दूंगा। इसी बात पे मैं और के एजेंट से भी इस बात पे चर्चा किया कि ठीक है, जब तुमने कहा था कि भाग जाएगा, तो मैं तो वो एजेंट को इतना कहता हूँ कि मेरा जमा पूंजी ही तू दो, क्योंकि वो ज़बरदस्ती उसने इन्वेस्ट कराया था। जब मैं सारा पैसा निकाल लिया था तो उसने ज़बरदस्ती मुझसे इन्वेस्ट करवाया कि नहीं भैया नहीं भागेगा, आप जो है सो पैसा जमा कीजिए, पैसा मैं दूंगा। मैं सरकारी बैंक से पैसा निकाल कर उसको दिया था, और वो भी खुद भी अपना पैसा, वो बहुत सारा पैसा उसमें रखा हो। इस चीज़ पर मैं ज़्यादा गहरा नहीं जानना चाहता, उस हर एजेंटों का भी उसमें पैसा जमा है। तो सरकार जो इतना सारा नियम कानून मांग रही है, क्या सरकार खुद अपने सारे नियम कानून पे खरा उतरती है? आज भी हम लोग जनता हैं, देख रहे हैं बहुत सारे कांग्रेस के दागी नेता भाजपा में चले गए, और वो जो है सो वॉशिंग मशीन से धुल के साफ़ हो गए। और सच बोलने वाले बहुत से ऐसे हैं जिनको जेल जाना पड़ता है, देशद्रोह का उन पर मुकदमा चलाया जाता है। मैं इस चीज़ को नहीं कह रहा, महंगाई बढ़ी है तो पूरे दुनिया में बढ़ी है, ये नहीं है कि भारत में ही बढ़ा है, हर जगह बढ़ी है। तो महंगाई पर तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज मैं कुछ ऑनलाइन पे भी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। आज ऑनलाइन का जो हाल है, इस कारण हम लोग व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया। ऑनलाइन खरीदिए, आप सामान बिल्कुल खरीदिए, जो सामान मार्केट में नहीं मिलता है वो ऑनलाइन खरीदिए। लेकिन ऑनलाइन में सरकार का सबसे बड़ा उदासीनता ये नज़र आता है कि मैं बहुत सा वेबसाइट पर ऐसा गया और कुछ परचेज के उद्देश्य से मैंने देखा तो उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ था डायरेक्ट टू कंपनी,
यानी अब कंपनियां बीच के हम जैसे दुकानदार, मैं तो अपने आप को दलाल ही कह दूँगा अब, क्योंकि अंदर से बहुत गुस्से वाली बात है, क्योंकि बीच के दुकानदार हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो या जो भी लोग हों, उनको वो दलाल समझ रही है और अपना साइट खोल रही है। अब तो ये अमेज़न या फ्लिपकार्ट ये सब माध्यम बनी है, लेकिन अब उस माध्यम को भी नहीं, अपना अपना साइट बना ली है और उस साइट से डायरेक्ट टू होम सेवा देना चाह रही है। तो क्या बीच का जो आदमी जिससे कमाता था, ठीक है, हम आप अगर सभी लाइन ऑनलाइन ही खरीदेंगे तो हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जैसे मेरा कोई चीज़ का बिज़नेस है तो मैं उससे कमा रहा हूँ, आप कोई चीज़ का बिज़नेस है तो आपसे मैं ख़रीद रहा हूँ, तो आप भी कमा रहे हैं। लेकिन सभी आदमी जब ऑनलाइन ही परचेज करेंगे तो या तो दो ही आदमी जीवित रहेगा, और दो ही आदमी, या तो किसी फैक्ट्री में जो मजदूरी करता हो वो ज़िंदा रहेगा, जो किसी के खेत में काम करता हो वो ज़िंदा रहेगा, एक मजदूर वर्ग और एक सरकारी वर्ग जो सरकारी नौकरी करता हो। बाकी जो व्यापारी वर्ग है वो तो मारा जाएगा। हाँ, कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जिसका ऑनलाइन सेल नहीं होता, वैसे व्यापारी बच जाएंगे और जो बाकी लोग हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगे। तो ये भी सरकार की उदासीनता है कि इतना ऑनलाइन परचेज। इस बार मैंने देखा ये दीपावली के सेल में कि ट्रक भर भर के फ्लिपकार्ट और अमेज़न वाले सामान लेकर बेच देने जाते थे। ठीक है, सस्ता हो सकता है सामान, क्यों सस्ता नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ डायरेक्ट फैक्ट्री से कस्टमर के पास जाता होगा तो बिल्कुल सस्ता होगा, क्योंकि बीच में जो है सो स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का हो गया, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो लेते हैं, फिर सेलर होलसेलर के पास जाता है, फिर जो है रिटेलर के पास जाता है, तो उसमें सबों का थोड़ा थोड़ा जो है सो मार्जिन होता है। लेकिन वही जब ऑनलाइन आप ख़रीदते हैं तो आप गारंटी के लिए ऑनलाइन भेजना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन एक दुकानदार से जब सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को आके भला बुरा तो कहते हैं आपसे हमने लिया है, कैसे नहीं आप वापस कीजिएगा। तो ये सब चीज़ हम लोग भी दोषी हैं, सरकार भी दोषी है। इस सब चीज़ों पर अगर इस ढंग से चलता रहा तो आने वाला समय सबसे बुरा व्यापारियों के लिए जा रहा है। बड़े बड़े व्यापारी तो ज़िंदा हो गए, क्योंकि जब उनका मार्जिन घटा तो उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन जो रिटेलर हैं तो वो कहाँ से लेंगे, कस्टमर देना नहीं चाहता है। जितना रेट में हम परचेज करते हैं उतना में ऑनलाइन सामान बिक जा रहा है। तो क्या सरकार की उदासीनता ने, उसके बाद जीएसटी भरो, ये भरो, वो भरो, बहुत सारा चीज़ है। तो आज भुखमरी के कगार पे आ गया है। तो मैं इस चीज़ ऑनलाइन पे कभी और भी बात बोलूँगा, लेकिन अभी मैं सहारा इंडिया पे ही बोलने के लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो अमित शाह जी हों या जो भी भाजपा के जो भी और लोग को कहिए, तो जो भाजपा के अंधभक्त हैं वो कहते हैं क्या भाजपा को आपने पैसा दिया था। तो अरे भैया, तो सरकार किस बात का है, चोरी करते हैं और पुलिस पकड़ के ले जाती है, या जाके आप चोरी का रिपोर्ट लिखाने जाते तो उस समय क्या सरकार कहती है क्या? उस समय कहिए ना कि चोरी करने में आपको जो चोरी किया है उससे जाके आप मांगिए, सरकार को क्यों जाके थाने में लिखाते हैं। तो हम भी तो उसी तरह से मारे हुए हैं, हमारा भी धन चोरी हो गया तो हम किसको कहेंगे, सरकार को नहीं कहेंगे। तो अंधभक्त ऐसे कह के जो है सो भला बुरा जमाकर्ताओं को कहते हैं। तो कहने का मतलब आप जब मेरे साथ नहीं हैं तो मैं आपके साथ क्यों, मेरा कहना ये है। मैं भी नोटा का बटन दबा दूंगा, मुझे कोई अगर पार्टी पसंद ना है। आज मैं कुछ रेल के बारे में भी मैं बताया था कि क्या आज सीट खालियां नहीं हैं। आज आप दिल्ली से मुजफ्फरपुर आ जाइए, मुजफ्फरपुर से दिल्ली चले जाइए, आपको एक जीआरपी वाला पूछने नहीं आता है क्या लेके जा रहे हैं, क्या लेके आ रहे हैं। स्टेशन पर आके सिर्फ पूछता है। इसका मतलब है कि पहले एस्कॉर्ट पार्टियाँ चलती थी, आज एस्कॉर्ट पार्टियाँ नहीं। इसका मतलब है कि सीट है। पहले हम लोग जब विद्यार्थी लाइफ में तो पैसेंजर जब चलती थी मुजफ्फरपुर से समस्तीपुर के लिए, तो कम से कम 10 ग्रुप डी के स्टाफ होते थे, तो हाथ में पेचकस पिलास लेकर चेक करते थे कि कहाँ कोई नट तो खुला हुआ नहीं है। लेकिन आज गाड़ियाँ हमें लगता है कि 1100-1500 किलोमीटर दूरियाँ तय कर लेती हैं और उसके बाद भी एक स्टाफ नहीं आता है चेक करने के लिए कि क्या हुआ। तो हम लोग भी इस चीज़ को समझते हैं। मैं कोई बड़ा विशेषज्ञ नहीं हूँ, बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, आप ही के जैसा हम भी एक आम इंसान हैं जो अपना दुख बयां कर रहे हैं। हम लोगों का पैसा है इस तरह आए। और बेरोज़गारी का जहाँ तक बात है तो आज अच्छा काम कर रहे हैं नीतीश जी की यूपीएससी के माध्यम से, और स्टेट के लड़कों को भी मिल रहा है, कम से कम रोज़गार तो मिला। लेकिन भाजपा सरकार तो इस चीज़ से भी अब पल्ला झाड़ रही है। आज कहना चाहे तो लंबा वीडियो तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आज ही जो ये अभी आया ये ड्राइवर वाला केस को देख लीजिए। जब हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराते हैं तो अगर मेरे गाड़ी से किसी व्यक्ति, भगवान न करे, कुछ हो जाता है तो उसको इंश्योरेंस कंपनियां देती हैं।
तो एक ड्राइवर 5,000 कमाने वाला 15,000 मतलब 10 लाख रुपया कहाँ से देगा। दूसरा नंबर बात की गलतियाँ हमेशा ड्राइवर की नहीं होती है, चलने वाले आम राही का भी होता है। तो ये सब तो सरासर मैं ये बोलना चाहूँगा कि ये इंश्योरेंस कंपनी को फ़ायदा पहुँचाने का एक सोची साजिश है, क्योंकि इस कारण से इंश्योरेंस का दावा कम होगा और इंश्योरेंस कंपनियां फ़ायदे में रहेंगी। तो ये मैं नहीं कह सकता कि उसको कितना फ़ायदा दिलाया जाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से या मेरे सोच से तो ये लग रहा है कि इंश्योरेंस कंपनियों को फ़ायदा पहुंचाने का ये प्रयास है कि ये डर से एक्सीडेंट कम होगा और कोई भी व्यक्ति 10 साल जेल जाए और 10 लाख रुपया दे, जो 5,000 रुपया कमा कर या 10,000, किसी ड्राइवर का 15,000 तनख्वाह हो सकता है। उसमें एक अच्छा खासा हमें याद है कि नरसिंह राव के समय में भी कहा गया था कि गरीबी रेखा के नीचे कौन आता है। तो उस समय सर्वे में आया था कि जिसको उस समय 5,000 रुपया बहुत बड़ी राशि हुआ करती थी, 2,500 रुपया हमें लगता है कि ग्रुप डी वाले को मिलता था। तो उस समय जब हुआ तो उनके जो सचिव थे उन्होंने कहा था कि जिन्हें आप 5,000 रुपया तनख्वाह देते हैं वो भी गरीबी रेखा के नीचे आएंगे, क्योंकि वो पौष्टिक आहार अपने बच्चों को नहीं खिला सकते। तो ये सब बहुत सारी चीज़ है कि एक आम जनता का रुपया पर इतना ध्यान है और सरकार अपने खुद ध्यान नहीं दे रही है कि हम क्या कर रहे हैं। तो जनता बहुत सह रही है, लॉलीपॉप देखिए लोग चुप हो जा रहे हैं कि राशन मिल रहा है, ये मिल रहा है, लेकिन हम लोग का जो हाल है वो हम कितना बयान नहीं कर सकते शब्दों में। ये चीज़ है। फिर कभी और इसी बात पर कभी चर्चा करने की इच्छा हुई तो ज़रूर रखेंगे। नमस्कार।